बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के खिताब के हवाले से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मार्च से तहरीक चलाने का ऐलान, हुकूमत की पॉलिसियाँ मुल्क दुश्मन करार दे दी गई। कराची के लिए शुरू किए गए मंसूबों से आवाम को ज़रूर फ़ायदा होगा। IMF से यानी दुरुस्त बात करना हुकूमत की नालायकी है। और साथ साथ उनका ये कहना था कि लियारी में पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट के इफ्तिताह जो है ना वो किया गया है और ये लोगों के लिए खुशाइन बात साबित होगी। लेकिन इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ये कहना है कि कराची कंक्रीट का जंगल बन गया है। साजिशों ने सूफियों की हुकूमत में हाथ डाला है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ये कहना है कि अब खुद अपनी हुकूमतें बचाने में लगे हैं। जो कब्र हमारे लिए खोदी गई थी उसमें खुद गिर पड़े हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो अवाम के मसीहा हैं। नाज़रीन, जिस तरह कल हमने वफाकी काबीना यानी जो सूबाई काबीना है उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी देखी और नासिर हुसैन शाह के पास अब यानी दीगर जो उनकी वजारतें थीं उसके साथ साथ उनको इत्तलात का जो कलमदान है वो भी दे दिया गया है। साथ ही साथ अब जाहिर सी बात है हुकूमत की तर्जुमानी जो है वो मुशीर क़ानून मुर्तज़ा वहाब के साथ साथ नासिर हुसैन शाह भी करेंगे। तो ये नाज़रीन एक ऐसी डेवलपमेंट है आज की, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से कि मार्च से चूँकि तहरीक चलाने का कहा गया है और हुकूमत पहले ही अपने इत्तेहादियों की वजह से परेशान है। GDA को मना तो लिया गया है लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ताहाल जो है वो हुकूमत में शमूलियत पर तैयार नहीं हुई है। यानी एक तरफ हुकूमत की सपोर्ट तो ज़रूर की जा रही है लेकिन वजारतें जो है उसको उन वजारतों पे बैठने से यानी माजरत कर ली गई है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से। नाज़रीन, इसके अलावा ये भी आपको बताते चलें कि ये जो इस वक्त इफ्तिताह किया गया है, ख़ास तौर पे आज जो खिताब देखने में आया बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वो वफाकी हुकूमत पे काफ़ी गरजे और बरसे। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि अगर यानी IMF से दुरुस्त बात की जाती तो हालात बेहतर होते हैं। यानी IMF से एक तरफ बात तो की गई लेकिन सही बात ना करना जो है वो वफाकी हुकूमत की नालायकी है। यानी अगर IMF से रुजू किया भी था तो टर्म्स एंड कंडीशंस या शराइत ऐसी होनी चाहिए थी जिनसे आवाम को नुकसान नहीं पहुंचता। और आपको ये भी बताते चलें कि ख़ास तौर पे जो मामला बहुत दिनों से काफ़ी डिस्कस भी किया जा रहा है, चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, IG सिंध की तकर्री के हवाले से या तैनाती के हवाले से काफ़ी बातें की जा रही हैं। और डॉक्टर कलीम इमाम कभी ऐसा लगता है कि शायद अब वो तब्दील कर दिए जाएंगे, फिर दोबारा से उनको जो है ना उनकी तब्दीली मौखर कर दी जाती है। इसी तरह और भी हमें बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो आज वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह जो हैं वो भी उन्होंने ये कहा कि जी पूरे सिंध काबीना जो है वो IG का मुतालबा कर रही है लेकिन फिर भी यानी IG को तब्दील नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहना था कि इतने जब हालात ऐसे हो जाते हैं किसी भी इस ग्रेड के ऑफिसर के लिए तो क्या ये बेहतर नहीं है कि IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम खुद रुखसत पे चले जाएं बजाय इसके कि वो यानी एक अपनी सीट पर विराजमान रहकर वो मज़ीद हालात को बिगाड़ें या फिर मज़ीद इसको तूल दिया जाए कि ये जो रिफ्ट चल रही है सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो सूरत हाल है इस वक्त सिंध की ये मतलब इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मेंबर नेशनल असेंबली आगा रफ़ीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आगा रफ़ीउल्लाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया रफ़ीउल्लाह साहब, ये जो आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान या उनकी तरफ से जो ख़ास तौर पे मार्च से तहरीक चलाने का एक इंदिया दिया गया है, यानी मार्च में मार्च होगा या तहरीक चलाई जाएगी, क्या कहते हैं सर आप? जी बिल्कुल, जैसे कि आप हमसे इससे बेहतर समझते हैं क्योंकि मीडिया जो है इस मुल्क में एक सतून की हैसियत रखता है और
हम जिस तरह अवाम के नफ्स पे या अवाम के साथ डायरेक्ट राब्ता सियासी पार्टियों का, इसी तरह मीडिया का भी है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में लोग महंगाई परेशान है, और वो ऐसी महंगाई नहीं है कि हमारा मुल्क इस सिचुएशन से गुजर रहा है। ये सारी महंगाई वो है जो इनके अपने हाथों से, इनकी नाहेली और नालायकी की वजह से हम पे आ रही है। अगर आटे का बोरान आ रहा है तो वो इनकी नालायकी से आ रहा है। अगर मिसाल के तौर पे आप जब शोर मचता है कि कुत्ते के काटने की वैक्सीनेशन की बात होती है, तो आम आदमी को तो नहीं पता कि ये वफाक का काम है वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट और ये देना। लेकिन जब सिंध में ऐसी कोई बात होती है तो इनके पास हो कोई बात नहीं होती। अगर केपी में और पंजाब में सेम ये सिचुएशन हो तो फिर ये इल्जाम जो है वो सिंध हुकूमत पर ठहराते हैं। अदरवाइज जब और सूबों पे बात आती है तो वहां पर फिर ये नहीं कहते कि जी यहाँ सफाई गवर्नमेंट का ये कसूर है, क्योंकि नालायकी सारी इनकी है हर चीज पे। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र आईजी सिंध का किया था जी, तो आईजी सिंध अगर पंजाब में चेंज होते हैं जी तो वो तो उनको एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट अपने सूबे का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सीएम होता है। सीएम की ही स्वाबिदी इख्तियार होता है कि उन्होंने अपने अंडर कमांड जो इदारे हैं उनको किस तरीके से चलाना है। लेकिन ये सिचुएशन अगर सिंध की होगी तो फिर वहां पर ये चाहेंगे कि गवर्नर भी इंटरवीन हो, फिर ये चाहेंगे कि इनके अलायंस भी हो, क्योंकि ये चला रहे इस तमाम चीजों को अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक, आइन और कानून के तहत ये नहीं चलाना चाहते, क्योंकि ये ना आईनी हुकूमत है ना कानूनी हुकूमत है। ये पहले दिन से सिलेक्टेड लोग थे और उस चीज का बरमला इजहार इनके मिनिस्टरों ने जब मीडिया के प्रोग्रामों में जूते का लेके जाना, इदारों को मुतनाज़ा बनाना, इसका क्या मकसद है? ये इससे ये खुद इस चीज को ऑन कर रहे हैं कि हम सिलेक्टेड लोग हैं और हमें सिलेक्टर ने सिलेक्ट किया है। तो वो इस चीज का इजहार बरमला कर रहे होते हैं। और अब जाके सिंध में जो ये आईनी बहरान लेके आ रहे हैं, जिस तरह पिछले दिनों इनके कुछ अलायंस, इनके कुछ इत्यादी नाराज हो गए थे, तो इनको खौफ हो गया। इन्होंने जनाब आर्मी चीफ से कहा कि मेरे खिलाफ आप लोग साजिशें कर रहे हो और अगर ये करोगे तो मैं असेंबली रिजॉल्व कर दूंगा। यानी मतलब इन हाउस चेंज। अब ये इनकी कम ख्याली और कम अकली है कि पॉलिटिकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी इस तरह की गेम का न हिस्सा बनेगी ना इसमें बिलीव रखती है। हम तो ये चाहते हैं कि आप वक्त पूरा कर सकें, लेकिन आप अपनी नालायकियों से, इस महंगाई से और इस आईनी बहरान और मुख्तलिफ चीजों को ला के आप खुद पाकिस्तानी अवाम को इससे मजबूर कर रहे हैं कि वो रोडों पे निकले। क्योंकि आज हमारे जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो समझते हैं और वो अवाम में जिस भी अपने हल्के के एमपीएस एमएनएस हैं उनके साथ हर महीने वो अपनी तमाम तर आउटपुट लेते हैं हल्के के बारे में, और फिर उसके बाद तंजीम से हर महीने चेयरमैन साहब इस चीज की ब्रीफिंग ले रहे होते हैं कि लोगों की और हमारी और इनकी जो आम आदमी की आवाज है वो हमारे चेयरमैन तक पहुंचती है। वो समझते हैं कि मार्च तक इनका अगर ये किबला दुरुस्त नहीं करते तो यकीनन हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा। ये अवाम की डिमांड है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल याद होगा कि 1988 में जब पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा से बरसर इख्तदार आई थी, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के बाद जब 88 में इलेक्शन हुए पार्टी बुनियादों पे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल हुई। सर, आपको बिल्कुल याद होगा कि पेट्रोल किस तरह महंगा हुआ, किस तरह चीज़ें महंगी हुई, वो तमाम डील्स जो पहले से चल रही थी वो चलती रहीं, एक आवाम में अनरेस्ट पैदा हुआ कीमतों के हवाले से। सर, ये तो हमेशा हुआ है जब भी किसी पार्टी की हुकूमत, यानी पहली दफ़ा जो है किसी पार्टी की हुकूमत आ रही होती है तो चीज़ें भी महंगी होती हैं और डॉलर की कीमत में भी, कदर में भी इजाफा होता है। और जाहिर सी बात है सबसे अहम चीज़ पेट्रोल है। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो तमाम चीज़ों पर उसका असर आता है। 1988 में पहली दफ़ा जब पेट्रोल की प्राइस 2 रुपये बढ़ाई गई थी तो अवाम इसी तरह अनरेस्ट में थे। सर, तो आप ये रियलाइज़ नहीं करते हैं? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आपकी बात मैं 100% सेकंड करता हूं कि जब नई हुकूमत आती है तो उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है और एक प्रेशर होता है। लेकिन
अगर वो पॉलिटिकल लोग हों और उनको अवाम की नफ्स के ऊपर आत हो और वो समझते हो अवामी राय ऊपर तक, प्राइम मिनिस्टर तक जब जा रही हो, तो ये सिलसिला जो है 6 महीने 8 महीने में, साल में किसी नतीजे पे लाजमी पहुंच जाता है। अवाम अपनी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर ये है कि गुजरता दिन जो है वो और जो है गैर यकीनी की सूरत हाल में जा रहा है। अगर देखें, काश इनके पास कोई प्लान होता। आगा साहब, यहाँ आप सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मुझे बताइएगा, देखिए जो एक गिला या आप ये कह लें कि कैथारसिस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाई हुई है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लाई हुई है। सर आज के दौर में यानी 18 माह में किसी ऑफिसर को इंडक्ट करा के अच्छे ग्रेड पे ब्यूरोक्रेट तो नहीं बनाया जा सकता ना सर। ज्यादातर लोग आपकी गवर्नमेंट्स में से आए हुए हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट में से आए हुए हैं, इसलिए ब्यूरोक्रेट्स जो हैं यानी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमत को चलने नहीं दे रही सर। देखिए, अगर इस तरह की बात है तो फिर तो आप वो वाली बात कर रहे हैं कि जिसके ऊपर दिल चाह गद्दारी का मुकदमा लगा दिया। और ये तो देखें, गद्दारी के जुमरे में आता है कि एक आदमी सिर्फ पाकिस्तान को इसलिए फेल करे कि उसमें गवर्नमेंट इमरान खान की है। ये तो आप वो वाली बात कर रहे हैं कि एक मुल्क का गद्दार जो होता है वो भी इस तरह नहीं करेगा। तो ये अपनी नालायकियां जो है वो ब्यूरोक्रेसी पर डालने का मकसद ये है कि आप ये और कर रहे हैं कि आप नाहिल हैं, यानी आप फिर एलिजिबल ही नहीं है इस सीट के लिए, फिर आप राइट मैन ऑफ द राइट जॉब नहीं है, फिर आप नहीं एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते, एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर फिर आप नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये आदमी मेरे ऑर्डर को ओबे नहीं कर रहा है या ये आदमी मेरी रियासत को नाकाम करने के लिए, तो यार फायर करें ना, ये कौन सा मसला है। ये इस मुल्क में ये कोई वडेरे की औताक नहीं है, ये कोई किसी की जागीर नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें आइन मौजूद है और उस आइन के तहत ये प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हुए हैं, तो यूज करें ना उस आइन को। ये अपनी नालायकी नाहली इन चीजों पे। अब अगर मैं कहूंगा कि जी इस दौर में जितने फौज में बंदे भर्ती हुए हैं तो वो नून लीग के हो गए, वो पीपल्स पार्टी के हो गए, नहीं, वो रियासत के मुलाजिम हैं, वो रियासत के खिदमतगार हैं। ये इंतहाई नाहली की और नालायकी की बात है। ये सर अगर सब रियासत के खिदमतगार हैं तो फिर डॉक्टर कलीम इमाम भी तो सर एक ब्यूरोक्रेटिक सीट पे है ना, उनसे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई है सर पाकिस्तान पार्टी को? मैं आपको देखें, फिर वो भी तो सर रियासत के मुलाजिम है। आप फिर हमने ये नहीं कहा कि वो रियासत का मुलाजिम भी और हम उसको जो है नहीं, हम कह रहे हैं कि ये सही अंदाज में नहीं डिलीवर कर पा रहा। अच्छा एक बात बताएं, जब एक टर्न पूरी होती है किसी भी जगह पे या एक आदमी सही नहीं वो सर्वाइव कर पा रहा, सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा है, और अगर चीफ मिनिस्टर सिंध ये कहते हैं कि मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ, वो कोई गैर आईनी डिमांड है, कोई गैर कानूनी काम है, कोई इस तरह। मैं तो देखें, मैं हर उस काम की कोई भी करे, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर करे, चाहे केपी का पीटीआई का चीफ मिनिस्टर करे, चाहे बलूचिस्तान का जीडीए का बाप पार्टी को, मैं कहता हूं कि अगर वो आईनी डिमांड है तो उसकी हमने तो कभी नहीं कहा कि 8 दफा आईजी इन्होंने क्यों चेंज किया। वो क्या पंजाब का चीफ मिनिस्टर समझता है कि ये मुझे नहीं डिलीवर कर पा रहा, तो नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन हम आपसे 8 नहीं मांग रहे, हम आपसे एक वो मांग रहे हैं जिसकी हमें आज नीड है, और उसके ऊपर आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं उसको, एक ऐसी डिमांड जो कानूनी और आईनी है। आगा साहब मुझे ये भी बताइएगा कि मेयर कराची का हर वक्त फंड्स का रोया जाता है कि जी फंड्स नहीं मिलते, कोई मंसूबे नहीं आ रहे, यहाँ तक कि अब ये कहा गया है कि केएमसी जो है वो अब उस पर कर्ज का बार होता जा रहा है। सिंध हुकूमत दूसरी जानिब मंसूबों का आगाज़ भी करती है, मंसूबे मुकम्मल भी हो रहे हैं सर, यानी जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, केएमसी या डीएमसीज, इनको इग्नोर करके सिंध हुकूमत का मंसूबे लाना, सर आप क्या समझते हैं, बेहतर नहीं होता कि मतलब केएमसीज या डीएमसीज के साथ मिलकर ये काम किया जाता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते कराची के, सिंध के और ओवरऑल? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि केएमसी का तो इतना बुरा हाल किया है, क्योंकि देखें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक वो थी जो एक नारे से पहले थी, और एक नारे के बाद जो दूसरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो नैरेटिव, वो बात
जो पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट करती थी वो छोड़ के अब दूसरी पे आ गई है। अब अच्छी है, पहले अच्छी थी, ये तो बनाने वाले। यही पूछने वाला था सर मैं आपसे कि मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, अब बेहतर है या अब बेहतर नहीं है? नहीं, अभी तो बेहतर इसलिए नहीं है कि अभी तो इनकी देखे ना कोई लीडरशिप नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई बात नहीं है। बात ये है कि आमिर खान की एक लाइन होगी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की एक लाइन होगी, हमारे दूसरे भाइयों की दूसरी लाइन होगी। हाँ। पहले जो भी था कोई इनकी एक लाइन थी, अच्छी थी या गलत थी, आज तो वो भी नहीं है। और फिर केएमसी जो मौजूदा फंड है, जो मौजूदा पैसे हैं, उसके मुताबिक अगर कोई डिलीवर कर रहे हो, आज भी सैकड़ों से नहीं हजारों की तादाद में इनके एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। तो अगर ये शेयर के साथ सिंसियर हैं तो सिर्फ उसी के ऊपर काम कर लें, वही कोई चीज दिखा दें कि जी ये देखें, ये वो बॉक्स गलत मुलाजमीन थे जो काम भी नहीं कर रहे थे और इसी शहर का पैसा भी खा रहे थे। अच्छी तो शहर के लिए करें कोई कदम। ये सर तो ये गोश्त मुलाजमीन तो आपके ख्याल में सर आगा साहब ये बताइएगा, गोश्त मुलाजमीन जो है आपके ख्याल में सिर्फ केएमसी या डीएमसीज में है, बाकी जगहों पे गोश्त मुलाजमीन नहीं होते सर? देखिए, अगर है तो निशानदेही, अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं गलत कर रहा हूँ, और अगर आप नहीं तो सर यही तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहना है कि अगर हैं तो आप निशानदेही करें। आप उनको अगर केएमसी और डीएमसीज में हमारी जब भी बात हुई खास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, उनका ये कहना होता है कि पानी का मसला हो। आगा साहब मेरी बात सुने, फिर आपसे जवाब लूंगा। करने थे, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये इल्जाम हम नहीं लगा रहे हैं, ये इल्जाम इस पाकिस्तान के इदारे लगा रहे हैं जो मुख्तलिफ GITs ने लगाए। हम ये बात नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात है, और अगर इस तरह की हमारे पास वो हो तो ये मैं तो 5 मिनट में डिमांड करता कि एक्शन, लेकिन ये तो उस इदारे के सरबरा का काम है ना। क्लेम इन पे इल्जाम लगा है तो वसीम अख्तर साहब को चाहिए कि इसको क्लियर करें कि आ जाएंगे। सर मुझे ये भी बताइएगा, आपके ख्याल में SBCA, KDA, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, 100% कारकर्दगी पे हैं, यानी जो कराची के मसाइल हैं उनका इन डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल मैं नहीं समझता कि वो 100% नहीं, वो 30% भी डिलीवर कर रहे होते तो इस तरह के हालात नहीं होते। जी, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ इस बात। चले, बहुत शुक्रिया आगा रफीउल्लाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब जिस टॉपिक पे बात करने चाह रहे हैं उसका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है। और MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, मेयर कराची और हैदराबाद को फ़ंड्स दे दिए जाएंगे। MQM से तयशुदा एजेंडे पर बात हुई है, वजारत लेने देने की कोई बात नहीं हुई। गवर्नर से इमरान इस्माइल का मुफ्त मेडिकल कैंप, मोबाइल डिस्पेंसरी के इफ्तिताह के मौके पर ये कहना था। अब ये बातें इस पर कहाँ तक अमल दरामद हुआ है, क्या तय पाया है, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली उसामा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा सर कि ये जो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आज एक मेडिकल मोबाइल डिस्पेंसरी के इफ्तिताह के मौके पे जो बातें की हैं कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं, मेयर कराची और हैदराबाद को फंड्स दिए जाएंगे, और MQM से जो है ना वो तयशुदा एजेंडे पर बात हो चुकी है। सर क्या कहते हैं आप, कहाँ तक इन बातों पर अमल दरामद हो चुका है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अभी जो है ये बातचीत यकीनन ये चल रही थी और इस पर जो है एक अच्छी पेशरफ्त सामने आई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द कराची शहर और हैदराबाद शहर के अवाम जो है वो इस चीज को महसूस करेंगे कि MQM ने जो अपना मुकदमा जो अवामी सतह पर अवाम के लिए लड़ा था जी, उसके नताइज सामने आना शुरू होंगे। लोगों का कहना यह था कि शायद MQM ने जो है वो वजारतों के लिए शायद ये चीज की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो है ये चीज साबित हो गई है कि इंशाल्लाह कुछ दिन गुजरेंगे, चंद हफ्तों के बाद ये नजर आ जाएगा कि जो पैकेज
वफाकी हुकूमत ने अनाउंस किया था, इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। और 6 अरब रुपए के हवाले से, जो कि बहुत मामूली सी रकम है, लेकिन कम से कम वो जो है वो शहर के लोगों के लिए आसानियों का असबाब बनने के लिए पहला कतरा साबित होगी। मुझे ये भी बता दीजिएगा सर कि मजीद जो मुतालबात थे, जो जिस वक्त ये ऐलान किया गया हुकूमत से अलहदगी का, उसमें यह कहा गया कि जी मरदमशुमारी का ऑडिट नहीं हुआ, हमारे ऑफिसेज नहीं खोले गए, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो आपके साथी असीर थे या जो लापता है उनके हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। सर इन मुतालबात का क्या हुआ? इनका जिक्र तो कहीं नहीं किया जा रहा सर, बात तो सिर्फ पैसों की हुई है। जी देखिए, 9 नुकाती या 11 नुकाती जो भी हमारा मुतालबात है वो तो अपनी जगह एज इट इज जो है वो स्टैंड करते हैं जी। लेकिन इस वक्त जो है, जो लोग हमारे इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं, जो इस वक्त शहर के लोगों, शहर की जो हालत है उसके हवाले से अगर पहले ही कतरे के ऊपर अगर हम क्रिटिसाइज शुरू कर दें तो मैं कहता हूं कि बाकी चीजों पर अमल दरामद कराना मुश्किल हो जाएगा। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इब्तिदा तो हुई कि आज जो है गवर्नर इस्माइल साहब ये कह रहे हैं, उधर जो है जो हमारी कमेटी है जो बाकी हुकूमत की जानिब से तफवीज की गई है, वो आज ये कह रही है कि हमें एड्रेस करना है और संजीदगी के साथ जो है कराची शहर के मसाइल को एड्रेस करना है। तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। आज अगर इस पर इमरान इस्माइल साहब ने ये बात बोली है तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात पर कि कम से कम 1.5 साल के बाद अगर हमने एहतजाज किया तो उन्होंने इस बात को संजीदगी से लिया। ये मजाक खत्म होना चाहिए और बाकी जो हमारे मुतालबात हैं तो उस पर भी जो है हम स्टैंड करते हैं। वजारतें हमारे लिए आना जाना छोड़ना पकड़ना ये कोई मसला नहीं है, लेकिन आज जो कुछ इन्होंने हमारे साथ हम जो वादे थे उसकी एक आज कड़ी के ऊपर उन्होंने अमल दरामद शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। और देखिए मैं आपको बता दूं, हमने नून लीग के साथ भी बहुत बड़ा वक्त गुजारा है, हमने पीपल्स पार्टी के साथ भी बहुत बड़ा वक्त गुजारा, लेकिन इन दोनों ने इतना मायूस कर दिया कि न सिर्फ सियासी तौर पर एमक्यूएम बल्कि निचली सतह पर एक आम शहरी जो है वो इनसे इंतहाई दर्जे की नफरत करता है और उसके असरात जो है वो एमक्यूएम पर भी मुरतब हुए। आज अगर पीटीआई ये चाहती है कि उसने इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की मजबूती के लिए अगर उसने काम करना है तो उसने सबसे पहले इस शहर को मजबूत करना है, इस शहर की मेंटलिटी को समझना है। अगर इस शहर की मेंटलिटी को जो सियासी जमात समझ लेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो पाकिस्तान पर हुकूमत करने के काबिल हो जाएगी। सर ये भी बता दीजिएगा कि यानी अब जबकि कुछ आमादगी नज़र आ रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, तो सर वजारतों के हवाले से क्या फैसला किया गया है? इस दफ़ा क्या ज़्यादा वजारतें ली जाएंगी? पोर्ट्स एंड शिपिंग की जो वजारत है वो भी ली जाएगी या सिर्फ IT की वजारत पे ही इत्तेफाक कर लिया जाएगा? देखिए, वजारत का मामला जो है वो हमारी जाती ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जब किसी के साथ एग्रीमेंट होता है तो उसमें आदमी अपने उस हवाले से कि जो जिस जगह पर वो बैठा हुआ है उस हवाले से वो अपनी दीगर चीजें भी जो है वो उसमें ऐड करता है। तो एक हमारा एक जमीनी मुतालबा हो सकता है, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर अगर ये कहा जाए कि ये सिर्फ वजारतों के लिए है तो वजारतें तो अभी हम अगर चाहें तो बिलावल भुट्टो साहब से हम जो है हम 5 वजारतें पकड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वजारतें एमक्यूएम का मकसद नहीं है। लेकिन अगर हमारा ये तय हुआ था कि 2 वजारतें भी हों, लेकिन उससे पहले यहाँ के मसाइल के हल का हुसूल, ये एमक्यूएम का बुनियादी मकसद है। और उसके बाद जो है वजारतें भी हमें मिलनी चाहिए ताकि यहाँ के शहर के लोगों के जो मसाइल है उसके ऊपर भी हल की जाए। और अगर 2 वजारतें तय हुई थी तो उसमें जो है उसमें कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए कि जी 2 वजारतें अगर एमक्यूएम के उसमें हमने एग्री किया था और ये मुतालबा जो है ये हुकूमत वक्त पूरी कर सकती है तो उसको जरूर करना चाहिए ये चीज। सर यानी इसका मतलब है कि डॉक्टर फरूक नसीम साहब अब हतमी तौर पे यानी आपकी जानिब से अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से वो वजीर नहीं है? देखिए, फरूक नसीम साहब जो है इस वक्त जिस सतह पर बैठे हुए हैं जी वो इस मुल्क की जरूरत है। बुनियादी इकाई में अगर उनका शुमार किया जाए तो मैं कहूँगा गलत नहीं होगा।
फरोग नसीम साहब जो है MQM के टिकट के ऊपर सेनेटर पहले भी मुंतखब हुए थे और अब माशाल्लाह दोबारा वो मुंतखब हुए और कभी भी उन्होंने डिनाई नहीं किया इस चीज से कि मैं MQM का सेनेटर नहीं हूं। तो ये तो दो राय है ही नहीं। वो मुल्क को अगर उनकी सलाहियतों की जरूरत है तो यार मैं और आप कौन होते हैं उसमें। यानी उसामा भाई अगर ये कहा जाए कि सेनेटर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जरूर है लेकिन वजीर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से नहीं, तो ये बात दुरुस्त है? देखिए मेरी अगर आप राय लेते हैं तो मैं ये बोलूंगा कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से ऊपर इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क को जो है वो अंधेरों में धकेला जाए या इस मुल्क के लिए ऐसे कानून बनाए जाएं कि जिससे जो है इस मुल्क की सालिमियत को नुकसान हो। तो इसलिए अगर वो इस मुल्क की जरूरत है तो यकीनन MQM ने उनको फ्री हैंड दिया है कि वो ठीक है वो उस सतह पर जो है मुल्क की सतह पर जो है वो काम करके अपने आप को मनवाएं, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। लेकिन अगर MQM को विजारतों की जो बात हुई थी तो वो दो विजारतें हैं वो उनको हुकूमत वक्त को जो है वो अपने उस MQM के उस एग्रीमेंट के ऊपर अमल दरामद के लिए दो विजारतें देनी चाहिए तो वो देनी चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारा मुतालबा विजारतों से बढ़कर जी सिंध के शहरों के मसाइल के हल का है कि उसके लिए वफाकी हुकूमत क्या पॉलिसी अडॉप्ट करती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह संजीदगी के साथ उन्होंने 6 अरब रुपए रिलीज करने का वादा किया है जिसमें हैदराबाद का हिस्सा और कराची का हिस्सा जो है वो होगा। शहर के मसाइल हल होंगे, शहर में जो है वो तरक्याती काम नजर आएंगे। तो यकीनन ये तमाम चीजें जो है ये बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का जो मसला था वो वहाँ के लोगों की एक दरीना ख्वाहिश थी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट के लिए भी वादा किया गया है और इंशाल्लाह उस पर भी अमल दरामद शुरू होगा। हमें जो है दीगर सियासी जमातों के मुकाबले में हमें PTI से बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी तवक्कुआत है और हम ये समझते हैं कि वही जमात इन मसाइल के लिए हमारे मसलों को समझ सकती है। इसलिए कि पीपुल्स पार्टी से हम 10 साल तक हम अपना रोना रोते रहे और अगर इससे हटकर अगर मैं बात करूं तो 30 साल से हम आते रहे और जाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी इस सतह पर जो है वो तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर PTI इस तरफ तवज्जो देगी तो यकीनन मुल्क भी मुस्तहकम होगा, मुल्क मजबूत होगा और माशी तौर पर ये जरूरी है कि कराची जैसे शहर को जो मिनी पाकिस्तान कहलाता है उसको कम से कम मेरी जाती ख्वाहिश है कि PTI ऑन कर ले और ये समझ ले कि ये जो है ये शहर जो है इस पूरे मुल्क को पालने वाला शहर है। सर ये भी बता दीजिएगा कि आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ये कहना था कि कराची जो है वो कंक्रीट का जंगल बन गया है, यानी शजरकारी ना होने के बराबर है, सवाए कंक्रीट के इस शहर में कुछ नहीं नजर आता। क्या कहते हैं सर आप? जरा मैं ये बोलूंगा कहना कि आपने मंजूर काका को लाके कटहरे में खड़ा कर दो, सब पोल पट्टियां खुल जाएंगी कि कितना महाना भत्ता जो है बिलावल हाउस जाता था और कितना जो है पीपुल्स पार्टी की जो कोर कमेटी एक बनी हुई थी वो वसूल करती थी। तो ये सब आपके इल्म में भी है। ये शहर के जो सर उस वक्त आप भी तो सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी तो सर 8 साल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ इख्तिदार में शिरकत करती रही है सर, शराकतदारी तो रही है ना सर। अगर वो MQM की गलती थी तो आज MQM अपनी उस गलती को नहीं दोहराएगी। आज उनकी ऑफर को उन्होंने इस तरह से ठुकरा दिया है कि हमें एक होप है इमरान खान साहब से, तो उस होप के ऊपर जो है आज MQM ये चाहती है कि इस शहर के मसाइल, सिंध के शहरों के मसाइल जो है वो इमरान खान साहब जो है वो हल करें। इस शहर ने इमरान खान साहब को मैंडेट दिया था। हमसे नाराज होने की वजह से, हमसे खफा होने की वजह से या हमारी गलतियों और कोताहियों की वजह से अगर उन्होंने जायज या नाजायज मैंडेट लिया या शहर ने मैंडेट दिया, दोनों सूरतों में ये बुनियादी फर्ज अब इमरान खान साहब का है कि वो कितना इस शहर को ऑन करते हैं, कितना इस शहर की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वो जो है वो इस पर अपना किरदार अदा करते हैं। मेन चीज जो है वो ये है। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा कि सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान IG सिंध के तबादले के हवाले से काफ़ी रिफ्ट है, डेडलॉक पैदा हुआ है। वफाकी हुकूमत किसी सूरत डॉक्टर कलीम इमाम को
ना तो उनका तबादला करना चाहती है और ना ही मुश्ताक महर या जो 2 मजीद नाम दिए गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से उनमें से किसी को भी IG सिंध तैनात करना चाहती है। सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का इस पे क्या मौक़िफ़ है? नहीं, बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि इदारों को जो है, इदारों के सरबराहों को और इदारों को जो है मजबूत किया जाना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर जो है एक ऐसा निजाम होना चाहिए कि जिसमें जो मेरिट की बुनियाद के ऊपर लोगों को लिया जाए। AD ख्वाजा साहब थे, उनके साथ भी यही मसला हुआ। असल में यहाँ पर जो हुक्मरान जमात है सिंध की, उसको एक हारी चाहिए IG की शक्ल में जी, अपना गुलाम एक चाहिए कि जैसा बोले यस सर यस सर यस सर करने वाला हो। अगर आज IG ये कहता है या एक SSP, एक जिम्मेदार SSP जो अपनी सीट के ऊपर है, वो ये कहता है कि काबीना में मौजूद लोग जो है वो भत्ताखोरी में और डकैतियों में और दीगर रैंसम और दीगर जराइम में मुलविस हैं, तो मैं कहता हूँ तहकीकात होनी चाहिए, कमीशन बनने चाहिए। आज सिर्फ इस बुनियाद पर कि उस IG ने, मैं नहीं जानता डॉक्टर कलीम इमाम को, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सिर्फ इतना मुझे पता है कि वो जो है वो किसी भी सियासी जमात के कहने पर, उसके कहने पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ये भी एक मेरिट की एक बुनियाद है और उनको रहना चाहिए इधर, और ये बताना चाहिए कि एक काबीना, सिंध काबीना सिर्फ एक दिन इस चीज के ऊपर बैठती है कि IG कलीम इमाम को हटाना है। क्यों भाई? मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, MQM की कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन इदारों को आजादाना तौर पर काम करने देना चाहिए। इदारों के ऊपर नजर जरूर रखनी चाहिए, लेकिन अपनी मर्जी के लोगों को मुसल्लत कर शहरियों को और गांव के लोगों को यरगमाल बनाकर आप जो है अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाहें, तो ऐसी चीज जो है वो किसी भी तौर शहरी अवाम और सिंध के लोग जो है एक्सेप्टेबल उनके लिए नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया उसामा कादरी साहब। जी सर, इमाम को रहना चाहिए। वफाकी हुकूमत का एक फैसला अच्छा है और इस पर जो है कारबंद रहना चाहिए, वरना जो चीज उनकी मनपसंद ना होगी। एक तो मजे की बात यह है कि 18वीं तरमीम ने जो है पूरे सिंध के शहरों के इलाकों के लोगों के लिए एक गुलामी की एक जंजीर बना दी है, गो के उसमें MQM का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं कहता हूँ MQM सबसे बड़ी कसूरवार उसमें है। कम से कम वो उस दौरान जो है 18वीं तरमीम के मुखालिफत में खड़ी होती तो आज जो है कम से कम वो सुरखरू होती कि देखो 18वीं तरमीम के जरिए इन्होंने NFC अवार्ड सिंध के लिए हासिल किया, लेकिन PFC अवार्ड के लिए जो है इन्होंने जो है आगे नीचे मुंतकिल चीजों को मुंतकिल नहीं किया। ठीक, बहुत शुक्रिया उसामा कादरी साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नंद, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि ख़ास तौर पे जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मार्च से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। और वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का ये कहना है कि जब IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम को इस कदर कंट्रोवर्सी का शिकार बना दिया गया है तो बेहतर है कि एक ऐसे ग्रेड के आदमी के लिए कि वो खुद रुखसत पर चला जाए। इन तमाम हवालों से हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, अदील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मौका देने का। जी सर, क्या कहते हैं, आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी अब ऐलान कर दिया गया है कि मार्च से तहरीक चलाई जाएगी सर हुकूमत के खिलाफ। किस चीज की तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं सर? वो ये कहते हैं कि हुकूमत की पॉलिसियां जो हैं वो अवाम दुश्मन हैं और IMF के साथ दुरुस्त बात नहीं की, हुकूमत की नालायकी है। इसके अलावा मतलब उनका ये कहना था कि अगर यही इसी तरीके से ये पॉलिसियां बरकरार रहीं तो अवाम से उनके मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया जाएगा। क्या कहते हैं सर आप? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना इससे पहले JUIF के मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगे करके उन्होंने तहरीक चलाने की कोशिश की हुकूमत के खिलाफ।
लेकिन हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए पहली बात जो मद्देनजर रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि अवामी सपोर्ट जो है बड़ी जरूरी होती है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब कुछ कर सकती है सिवाय अवामी सपोर्ट के। सर लेकिन मौलाना फजल रहमान की तहरीक से तो सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी फायदा हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी फायदा हुआ। दोनों के जो रहनुमा थे वो कम से कम असीरी से उनकी जान छूटी। पीपल्स पार्टी के पास अगर अवामी सपोर्ट होती तो वो 4 सूबों की जमात से सुकड़कर एक सिंध और सिंध से सुकड़कर 4 जिलों तक महदूद ना होती। ये जो है अपनी जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई थी और बेनजीर भुट्टो के वक्त तक भी जो है ये चारों सूबों में कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस थी इनकी, अब बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आइंदा आने वाले इंतखाबात में इंशाल्लाह सिंध से भी इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म होगी और सिंध से भी ये जो है हाथ धो सकेंगे। तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक शौक से चलाएं, पहले भी इन्होंने चलाने की कोशिश की है, अब भी चलाएं। मैं ये समझता हूँ कि इनके पास अवाम को अगर देने के लिए या इनकी कारकर्दगी अच्छी होती तो आज हुकूमत जो हमें जिस हाल में मिली है इतने बुरे हालात फेस ना करने पड़ते और आवाम को इतनी इसका जो है वो बोझ ट्रांसफर ना होता। वो इन्हीं की बदौलत हमें। सर अब तो 18 माह हो गए हैं सर, लेकिन ये जो रोना है कि जी हुकूमत हमें किस हाल में मिली, सर 1 साल गुजरने के बाद तो अब तो आपकी अपनी हुकूमत है, 1 साल तक फाइनेंशियल ईयर्स जो हैं वो गुजरते चले जा रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही रोना होता है कि जी हुकूमत हमें किस हाल में मिली। देखें 1.5 साल का जो अरसा है, आप ये 72 सालों का जो गंद है वो 1.5 साल के अरसे में अगर आप साफ समझते हैं कि साफ हो जाएगा या हो सकता है तो मेरे ख्याल से ये अवाम को मिसगाइड करने वाली बात है। और 1.5 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो इक़दाम लिए मईशत के हवाले से, आज दुनिया के तमाम आलमी मालियाती इदारे जो है वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक जो है वो कह रहा है पाकिस्तान की इकानमी दुनिया की सबसे तेज तरीन रिकवर होने वाली इकानमीज में शामिल। इसी तरह मूडीज की रिपोर्ट और दीगर इदारे हैं जो क्रेडिबल इदारे हैं जो दुनिया में मईशत दुनिया के मुल्कों की मईशत पर नजर रखते हैं, उनकी सारी रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि हमारे जितने इंडिकेटर्स है सारे पॉजिटिव हैं और बेहतरी की तरफ हम गामजन हैं। तो मेरे ख्याल से 1.5 साल के कलील अरसे में इतनी कामयाबी हासिल करना वो सिर्फ इमरान खान साहब की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही कर सकती थी। इन्होंने तो बेड़ा ही गर्क किया है। इन्होंने जो पिछले टेन्योर गुजारे हैं इसमें सबके सामने है कि इन्होंने किस तरह से बेड़ा गर्क किया मुल्क का। आज मैं एक कंपैरिजन देख रहा था कि आप फर्क देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 300 अरब रुपया जो है वो ऑरेंज ट्रेन के मंसूबे पे फूंक दिया है लाहौर शहर में। लाहौर शहर के कितने सारे रूट्स हैं ट्रैवल के, उसमें से सिर्फ 2 रूट्स को कवर कर रहा है 300 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 309 अरब रुपए के नाम से ज़राई तरक्याती पैकेज जो है वो किसानों के लिए लेकर आई है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान की इकानमी जो है वो मेजरली डिपेंड करती रही है एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए हमने 309 अरब रुपए का पैकेज दिया जिससे चारों सूबे फायदा उठाएंगे। तो ये विजन का फर्क होता है। अदील साहब अगर हम ज़राअत की बात करते हैं तो टिड्डी दल का हमला अपनी जगह है, गंदम की जो किल्लत हुई वो अपनी जगह है, डॉलर की बात करते हैं तो उसकी कदर में कई गुना इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, बिजली के नर्ख में इजाफा हो गया, गैस की शॉर्टेज इस कदर है कि CNG स्टेशन खुलते नहीं है, फिर भी आपका ये कहना है कि सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, यहाँ तक कि लंगर खाने खोले जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को सपोर्ट दी जा रही है। सर क्या इंडिकेटर्स हैं, किस तरीके से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बड़ी पॉजिटिव चल रही है? सर अगर आप इकोनॉमी को गैस की उससे पैदावार से और गैस की कीमतों से करते हैं मवाजना तो फिर अल्लाह हाफिज है मईशत का और इकोनॉमिक स्टडीज का। अगर आप मईशत को या इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं या उसका आपने पैमाना रखा है बिजली की कीमतों से तो भी अल्लाह हाफिज है। अगर आपने मईशत का जो है वो इकोनॉमी का पैमाना रखा है उसको कंपेयर करने का आटे के साथ तो भी अल्लाह हाफिज है। मेरे ख्याल से मईशत में जो है ये कहीं भी ये पैरामीटर जो है उसको नापने के या उसको मेजर करने के कहीं भी किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको कि गैस बिजली या आटा या चीनी या दालें चावल जो है वो मईशत किसी मुल्क की मईशत को जो है वो इससे नापते हैं उसको। जहाँ तक आटे की बहरान की बात है तो आटे का जो बहरान है उसमें आप देखें हमने 6-7 महीने पहले
जी सर। 7-8 महीने पहले जो है हमने इसको सिंध असेंबली में इस इशू को रेस किया था कि सिंध की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 20 अरब की गंदम सिंध की गोदामों से चोरी हुई है। तो उसके हवाले से सिंध के जो फूड मिनिस्टर है उनसे सवाल किया फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो आप जानते हैं उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा गंदम जो है वो सिंध के गोदामों से जो चोरी हुई है वो चोरी नहीं हुई, वो चूहे खा गए। हमने जो उनसे फिर काउंटर सवाल किया कि आप ये बताएं कि ये कौन से चूहे थे जो 20 अरब की गंदम खा गए, 2 टांगों वाले चूहे थे या 4 टांगों वाले? तो ये इस किस्म की इनकी 6-7 महीने पहले इनकी सीरियसनेस थी गंदम के हवाले से। जब इनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा 8 लाख टन गंदम हमारे पास मौजूद है, और आज 4 लाख टन जो है वो गंदम फेडरल गवर्नमेंट ने एक सिंध के लिए कोटा रखा है, उसमें से सिर्फ 1 लाख टन की इन्होंने परचेजिंग की है। तो अगर आटे के बहरान की या गंदम की सिंध में कीमतों की बात करें तो सवाल किया जाए ना सिंध हुकूमत से कि 20 अरब की जो गंदम चोरी हुई वो किधर गई है? वो गोदामों से जो चूहे खा गए हैं उसकी जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स बता रही हैं वो गंदम कहाँ गई? अगर अफगानिस्तान स्मगल हो रही है गंदम तो सिंध से क्यों हो रही है अफगानिस्तान स्मगल? ये आटे के बहरान का अगर हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो इसमें जो ये आपके गोदामों से गंदम चोरी हुई है इसका कोई वो मुआवजा ना किया जाए, इसका कोई सवाल ना किया जाए। हमने 6-7 महीने पहले इस इशू को रेज किया था, बट इनकी नॉन सीरियसनेस ने हमें जो है ना यहाँ तक पहुंचाया। अब दूसरी तरफ अगर आप उसकी रिकवर होने की या उसकी बात करें तो काफी जो है वो बेहतर इकदाम लिए गए और उनके जो वो है आपको सामने नजर आ रहे हैं। आप FBR की और उसकी टैक्स कलेक्शन की अगर बात करें तो 8 लाख टैक्स पेयर से हम 25 लाख तक पहुंचे हैं, इसी गवर्नमेंट में पहुंचे। इससे पहले टैक्स का कल्चर कहाँ था? FBR अपने अंदर रिफॉर्म्स कर रहा है, बाकी इदारे जो है वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं। तो रिफॉर्म्स जो भी होते हैं ये एक टाइम टेकिंग एंड पेनफुल प्रोसेस होता है, इसमें वक्त भी लगता है और ऑब्वियसली लोगों पे उसका इम्पैक्ट भी आता है। तो मेरे ख्याल से वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम सर वैसे बस आपसे ये बताना चाहूंगा कि जो GDP रेट है पाकिस्तान का वो सर दुनिया में 154वें नंबर पे है, 154th नंबर पे सर। माजी में 132 पे भी रहा है, 112 पे भी रहा है सर। तो ये भी कौन से दौर में सर GDP जो है जो कौन से दौर में 112 पे रहा है या 132 सर? एक 132 सर आपकी गवर्नमेंट आने से पहले 132 पे भी रहा है सर। आप चेक कर लीजिए स्टैट्स। GDP जो ग्रोथ रेट है ना कौन से साल में रहा है सर, जो नॉलेज में इजाफे के लिए सर ये आपको तमाम डेटा मैं आपको ये तो बताऊंगा। मतलब ये इस वक्त 154 पे जो निचली सतह पे है सर, पिछली हुकूमतों में इससे बेहतर नंबर्स पे GDP जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है वो रहा है। बहरहाल आपका अगर ये कहना है कि तेज तरीन इकॉनमी है तो सर इसके इफेक्ट्स फिर आवाम पर भी तो आने चाहिए ना सर। 6,000 अरब कर्जा था जी, और जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अभी गई तो वो इसको ले गए 20,000 अरब पे। जब नून लीग की गई तो 30,000 अरब। 6,000 अरब से अगर 30,000 अरब पे कर्जा जाएगा किसी मुल्क का तो ऑब्वियसली उसकी मईशत में तबाही होना है। अगर 300 अरब रुपए की मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के उस पे लगा दिए जाए जैसे मंसूबों पे तो ऑब्वियसली हमारी मईशत नीचे जानी है। ठीक है सर, जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट पे आप पैसा ना खर्च करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील अहमद साहब, मेंबर सूबाई असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।